हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स स्टॉप। सो गाइस, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी हमारे पास कि करंट अफेयर 2020 का कैसे कंप्लीट करें और कितने मंथ्स का करना है। तो हमारी जस्ट एक छोटी सी शुरुआत है कि हम एमसीक्यू की फॉर्म में करंट अफेयर्स 2020 का वो कंप्लीट करा सके आपका। तो इस वीडियो में मैं डिफ़िकल्ट, मीडियम और सिंपल सभी लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्कशन होगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है गोल्डन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम से रिलेटेड, और ये पूछा गया है कि ये जो गोल्डन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम है वो कौन सी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है ए म्यांमार, बी इज मैक्सिको, सी इज यूएई एंड डी इज पाकिस्तान। तो जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि जब मैं क्वेश्चन को बोलूंगी उसके बाद आप एक बार वीडियो को पोस्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को खुद ही अटेम्प्ट करेंगे, देन मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। तो चलिए एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए जो यूएई है उसने गोल्डन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम को लॉन्च किया है। क्यों ये स्कीम लॉन्च की गई है? यहाँ पे बेसिकली जो भी वेल्दी इंडिविजुअल्स है उनको एक लालच देने का जो है अटेम्प्ट किया गया है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड से जो एक्सेप्शनल टैलेंट्स है और जो इंडिविजुअल्स है, वेल्दी इंडिविजुअल्स है, उनको कंट्री के अंदर लाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रैंड फिक्स 2020 के विजेता कौन रहे हैं। तो यहाँ पे बहरीन के अंदर ये जो फॉर्मूला 1 कार रेस हुई थी, इससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चंस आपको ईपीएफओ में देखने को मिल रहे हैं पिछले सालों में। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट है लुइस हैमिल्टन, सेकंड है मैक्स वर्स्टैफन, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर एल्बोन एंड लास्ट है वैलेटरी बोटास। तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए लुइस हैमिल्टन जो है उन्होंने फॉर्मूला 1 कार रेस जो है वो अब की बार जीती है 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष, तो यहाँ पे मातृभाषा में मतलब जो तकनीकी शिक्षा दी जाती है बच्चों को, तो उसमें मातृभाषा को यूज़ करने के लिए कहा गया है। इसके लिए कार्यबल का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। फर्स्ट है अनीता करवाल, सेकेंड है रमेश पोखरियाल निशंक, थर्ड है अमित खरे एंड लास्ट है अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो आप एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो अमित खरे जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस मैं इसलिए इंसर्ट करती हूँ कि एक दो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं और इस वाले क्वेश्चंस के थ्रू जो है हमारा पूरा टॉपिक कवर होता है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कि वो सही है या नहीं है। सबसे पहले कहा गया है कि ये एक फोरम है जिससे कि WHO जो है उसको गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनके जो हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट दे रखी है वो ये है कि यहाँ पे जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेवलप कंट्रीज़ के लिए, मतलब कि डेवलप कंट्रीज़ जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती है हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स के लिए। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपको देखनी है और अब बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो ऑप्शन है आपके सामने A 1 and 2, B is 1 only, C 2 and 3 एंड D 1 2 3। तो आप एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है 1 और 2, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। WHO के थ्रू जो है कोई भी फंड्स एज सच नहीं प्रोवाइड किए जाते डेवलप कंट्रीज़ को फॉर हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव। तो WHO जो है वो एक फोरम है जिसके थ्रू जो है WHO जो है वो रेगुलेट होता है। इसके अंदर 194 मेंबर स्टेट्स हैं और इन 194 मेंबर स्टेट्स के जो हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ के मेंबर होते हैं। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है और ये हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स को इंक्लूड करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी ऐसी नॉर्दर्न इंडियन सिटी है जिसके बॉन्ड्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए गए हैं। ए है कानपुर, बी इज सूरत, सी इज गांधीनगर एंड डी इज लखनऊ। तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो जो लखनऊ है वो फर्स्ट टाइम ऐसी इंडियन सिटी बनी है नॉर्दर्न जिसके स्टॉक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए हैं। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी, ईपीएफओ और यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीसीएस में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो लखनऊ जो है वो बेसिकली यहाँ पे किया गया है। जो बॉन्ड का अमाउंट है वो ₹200 करोड़ रखा गया है। ये वाला पॉइंट पे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं U20 समिट के बारे में। ये बेसिकली न्यूज़ के अंदर आता है, तो आपसे पूछा गया है कि ये किस वजह से न्यूज़ के अंदर आता है। तो ए है ऑप्शन समिट ऑफ मिलिट्री हेड्स ऑफ G20 कंट्रीज, बी है समिट ऑफ मेयर्स ऑफ सिलेक्टेड ग्लोबल सिटीज, सी है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनिशिएटिव बाय WHO एंड डी इज समिट ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड अंडर एज 20। तो आपको बताना है कि U20 समिट जो है वो G20 कंट्रीज के मिलिट्री हेड्स का एक समिट है। सेकेंड ऑप्शन है कि जो सिलेक्टेड ग्लोबल सिटीज़ है उनके मेयर्स का ये समिट है। तीसरा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनिशिएटिव जो WHO के लिए होता है ये उसका
एक समिट है। और लास्ट आपको दिया है कि यहाँ पे एक्सेप्शनल टैलेंट्स जो 20 साल से कम की उम्र के होते हैं उनका ये समिट है, तो आप एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है वो सही ऑप्शन है सेकंड, U20 समिट जो है वो समिट ऑफ मेयर्स ऑफ सिलेक्टेड ग्लोबल सिटीज़ है। EPFO में आपसे इतना ही पूछा जाएगा, तो आपको इतना ही याद करना है। आपके पास अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप सारा करंट अफेयर 2020 का उठा के बैठे, क्योंकि करंट अफेयर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट यही है आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो होती है IOC है, उसने ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल में शामिल किया है। इसे किस नाम से जाना जाएगा? फर्स्ट इज हिप हिप, सेकंड इज ब्रेकिंग, थर्ड इज स्पोर्ट्स डांस एंड डी इज टैराबिक। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ब्रेकिंग जो है उस नाम से ब्रेक डांस को अब ओलंपिक्स में जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड आपका करंट अफेयर हो जाता है इसमें, कि करेंसी चेस्ट जो है वो न्यूज़ के अंदर देखी गई है, अभी RBI ने इसको डिस्क्राइब किया। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है करेंसी चेस्ट का वो क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो ये दिया गया है कि जो टोटल करेंसी सर्कुलेशन में होती है उसका जो टोटल काउंट होता है उसको करेंसी चेस्ट कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो RBI के साथ रिजर्व मनी रहती है उसको करेंसी चेस्ट कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं किसी भी इंडियन के IMF के साथ उसको करेंसी चेस्ट कहा जाता है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो RBI होता है वो कुछ सिलेक्ट बैंक्स को सिलेक्ट करता है उसकी ब्रांचेस के पास अपने रुपी नोट्स को और कॉइन्स को स्टॉक करने के लिए, उसको करेंसी चेस्ट कहते हैं। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि करेंसी चेस्ट जो होता है वो बेसिकली ब्रांचेस होती है कुछ सिलेक्टेड बैंक्स की। RBI उनको ऑथोराइज करता है ताकि वो रुपी नोट्स को और जो कॉइन्स होते हैं उनका स्टॉक कर सके। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने से पहले अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो और हम आपके लिए बेटर सोर्सेज ला सके। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप से रिलेटेड, ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि लक्षद्वीप जो है वो 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला राज्य / केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको UPSC जो है वो ट्रिक करेगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट इज जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। एंड थर्ड इज लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीनों स्टेटमेंट आपने देख ली, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। केवल एक ऑप्शन है, केवल 2 3 है, केवल 1 3 है और 1 2 3 है। तो एक बार दोबारा स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ये आपके सामने ऑप्शन है, एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 2 और 3 वो सही है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो पहला, यहाँ पे देखिए केंद्र शासित भी दे रखा है और राज्य भी दे रखा है। तो लक्षद्वीप जो है वो पहला ऐसा राज्य नहीं है या फिर मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसमें जैविक कृषि क्षेत्र बनाया जा रहा है, क्योंकि 2016 के अंदर सिक्किम जो था वो भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था। हालांकि जो सेकंड स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और वहीं पर लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टफ साइड ये क्वेश्चन आता है कि एक इक्विप प्रोजेक्ट जो था वो अभी न्यूज़ में देखने को मिला। तो पहली स्टेटमेंट तो आपसे पूछी गई कि ये जो इनिशिएटिव है ये कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन आपको दे रखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये दे रखी है कि जो ये इक्विप प्रोजेक्ट है इसका जो काम है वो बेसिकली हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है अगले आने वाले 5 सालों के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, आप ऑप्शन देख लीजिए। A इज 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D neither 1 no 2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया B 2 ओनली। आप सिंपल सा खुद का एक ना नॉर्मल सेंस भी हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, उससे भी कई बार हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर बात हो रही है कि हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी करनी है 5 साल में, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का क्या काम है? ऑब्वियसली यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम आता है। तो इस वजह से ये जो इनिशिएटिव है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर जो HRD मिनिस्ट्री है उसका है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो इक्विप प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट करेगी अगले आने वाले 5 साल में, ताकि हायर एजुकेशन की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट जो है अगेन इकोनॉमी रिलेटेड टफ साइड क्वेश्चन है, ताकि हम इसको पूरा डिस्कस कर सके। एलिफेंट बोन जो है वो अभी न्यूज़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं।
तो उसके बारे में बताना है कि इसकी क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एलिफेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो 25 साल के लिए सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इट विल बी इशू टू पीपल फॉर डिक्लेयरिंग अनडिस्क्लोज इनकम टू मैंडेटरी इन्वेस्ट 50%। और थर्ड स्टेटमेंट है कि जो फंड्स यहाँ पे जनरेट होंगे इन बॉन्ड्स के थ्रू वो ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होंगे। तो ए ऑप्शन है आपके सामने 1 and 2, B 2 and 3, C 1 3 एंड D 1 2 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे एक हाई लेवल गवर्नमेंट कमेटी अपॉइंट की गई थी एलिफेंट बॉन्ड्स के लिए, ताकि जो लोग हैं वो अपनी अनडिस्क्लोज इनकम को डिक्लेयर कर सके। और मैंडेटरी मतलब कि उनके ऊपर एक कंपल्शन हो जाएगी कि 50% जो वो अनडिस्क्लोज इनकम है उसका उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट करना होगा ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। और वहीं पर ये सोवरेन बॉन्ड्स है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एलिफेंट बॉन्ड्स जो है वो किस तरीके के बॉन्ड्स है, तो सोवरेन बॉन्ड है कितने टाइम के लिए किए गए हैं, 25 साल के लिए किए गए हैं। और स्पेसिफिकली ये वाला पॉइंट भी पूछा जा सकता है और ये पॉइंट भी। तो इसी वजह से ये टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल आपका क्वेश्चन आ जाता है और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिब्रा क्रिप्टो करेंसी थी, लिब्रा आपको याद होगा कि फेसबुक जो है उसने बिटकॉइन की तरह ही लिब्रा क्रिप्टो करेंसी को बनाया था। ये हमारी 2019 की जो थी वो न्यूज़ थी। तो लिब्रा क्रिप्टो करेंसी जो है उसका न्यू नेम आपको बताना है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूएन वीमेन जो है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टेब्लिश अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन मीटिंग देयर नीड्स वर्ल्ड वाइड। तो ये जो है यूएन के फॉर्मेशन के साथ ही इसको बनाया गया था यूएन वीमेन को, ताकि जो वर्ल्ड वाइड वीमेन की नीड्स है उनको एक्सेलरेट प्रोग्रेस कर सके उसके लिए। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ये जो काम करता है यूएन सिस्टम, ये अपने खुद के कमिटमेंट्स के लिए काम करता है, अकाउंटेबल होता है जेंडर इक्वालिटी के लिए, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम वाइड प्रोग्रेस के लिए, और वहीं पे जो मेंबर कंट्रीज होती है उनकी रिक्वेस्ट पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है। ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। ए इज़ 1 2, बी इज़ 2 3, सी इज़ 1 3 एंड डी इज़ 1 2 3। तो आप एक बार दोबारा स्टेटमेंट को देख लीजिए, ये ऑप्शन है आपके सामने। ओके डन। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट को ऑप्शन है 2 and 3 वो सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब यूएन की फॉर्मेशन हुई थी उसी के साथ जो है यूएन वीमेन की नहीं हुई थी, ये 2010 में बना था, इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली यही है कि क्या क्या है, मेन रोल्स क्या है यूएन वीमेन के। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि वीमेन की हेल्प करती है ताकि उनके जो राइट्स है वो इम्प्लीमेंट हो सके, और उनको सपोर्ट करती है और फंड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। न्यूज़ में ये कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है पिछले साल से लेके अब तक, तो इम्पोर्टेंट भी उतना ही ज़्यादा बनता है। अभी हमारे बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका डिस्कशन किया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की जो रिकवरी ट्रैजेक्टरी बताई है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी की रिकवरी होगी, तो उसकी क्या शेप बताई है वो आपसे पूछा गया है। ए है बेल शेप, बी इज़ हाइपरबोलिक, सी इज़ वी शेप एंड डी इज़ स्ट्रेट लाइन। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सिंपल क्वेश्चन था, वी शेप जो है वो रिकवरी की जो शेप है वो बताई गई है। ये मैंने अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंडिया एडिशन जो है इमेजिन कप 2021 के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे नॉलेज पार्टनर कौन आया है हमारी कंट्री की तरफ से। तो ए है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बी इज़ नीति आयोग, सी इज़ माई गोव एंड डी इज़ दूरदर्शन। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे इमेजिन कप 2021 के लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो नॉलेज पार्टनर वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं हम। ये जो इमेजिन कप होता है वो बेसिकली एक एनुअल इनोवेशन चैलेंज होता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट होते हैं उनको एम्पावर किया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करके अदर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है वर्ल्ड के उनको सोल्व कर सके। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो आरबीआई है उसने कॉन्टैक्ट लेस जो कार्ड होता है उससे जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी न्यू लिमिट सेट किया, तो वो न्यू लिमिट क्या है ये आपको बतानी है। ए इज़ ₹1000, बी इज़ 2000, सी इज़ ₹5000 एंड नेक्स्ट इज ₹10,000। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ समझाने का नहीं है इसमें। ₹5000 जो है वो कॉन्टैक्ट लेस कार्ड की लिमिट
जो है एक नई ट्रांजैक्शन की आरबीआई के थ्रू सेटअप की गई है, ठीक है, ये वही डिटेल में है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स जो है वो यूएन ने फर्स्ट टाइम 2020 में सेलिब्रेट किया है। तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे डेट पूछी जा सकती है। अगर कोई ईपीएफओ का स्टूडेंट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है उनसे भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको डेट बतानी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है वो कब सेलिब्रेट किया गया था। December 2, December 4, December 6 एंड December 8। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, सिंपल है, फैक्ट है, December 4 को जो है वो इसको डे सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कहा कि अब जो जीएसटी है वो उन टाइप ऑफ गुड्स के ऊपर भी लगेगा जिसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा गुड है जो कि एक्शनेबल क्लेम्स की कैटेगरी के अंदर आता है। ए इज लॉटरी, बी इज मेडिसिन, सी इज वैक्सीन एंड डी इज टू व्हीलर्स। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, तो लॉटरी जो है वो एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर आती हैं, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे 2020 में कहा कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो अब उनके ऊपर भी इम्पोज होगा जो कि एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती है, जो लॉटरीज की सेल्स होती है, बैटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, तो उनकी जो भी सेल होती है अब उसके ऊपर भी जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उन्होंने ये भी कहा कि जो जीएसटी एक्ट 2017 है उसके अंदर इन तीनों कैटेगरीज के अंदर को लिया जाएगा, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम्स वो क्लेम्स होते हैं जो कि डेप्ट रिलेटेड होता है बेनिफिट। मतलब कि ये होता है ना कि मतलब अगर आप लॉटरी में हार हैं तो आपके ऊपर डेप्ट भी चढ़ सकता है, बट आपको बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये जो डेप्ट होता है एक तरीके से किसी भी बेनिफिट से जो रिलेटेड होता है, जिसमें कि एक अनमूवेबल जो अनपोजेस्ड मूवेबल प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे कि लॉटरी जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है पर उस पर किसी एक का राइट नहीं होता है। इस तरीके से गैम्बलिंग होती है, बैटिंग होती है जो, तो अनप्रोसेस्ड मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी बेनिफिट किसी को मिलता है उसके ऊपर जो क्लेम लगता है वो एक्शनेबल क्लेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अगेंस्ट आप सिविल कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर जीएसटी इम्प्लाई होगा। नेक्स्ट जो है सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ए इज तमिलनाडु, बी इज केरला, सी इज आंध्र प्रदेश एंड डी इज तेलंगाना। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, तो देखिए पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो साल में एटलीस्ट 10 बार तो न्यूज़पेपर में आ ही जाता है। तो ये बहुत सिंपल फैक्ट है आपका कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है ज्यू जेहेंग जो है वो एक क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया गया है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि हमसे कंप्यूटर जो है वो ईपीएफओ में पूछा जाएगा, तो ये करंट बेस हो गया, तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए इज न्यूजीलैंड, बी इज जापान, सी इज चाइना एंड डी इज थाईलैंड। तो एक बार वीडियो को पॉज की जोड़ी से अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, तो यहाँ पे ज्यूजेंग जो है वो क्वांटम कंप्यूटर है जो कि चाइना के थ्रू डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है, इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपको 3 स्टेटमेंट दी है पीएम वाणी योजना के रिगार्ड में, आपको बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पीएम वाणी का पूर्ण रूप पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क का इंटरफेस है। सेकेंड स्टेटमेंट, इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर्स खोलेगी। और थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 एंड 3 एंड लास्ट है 1 2 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है हमारी, तो सेकंड ऑप्शन 2 और 3 सही होता है, क्योंकि पीएम वाणी जो है वो एक संपूर्ण रूप नहीं है, ये एक संक्षिप्त रूप है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का, ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। इस योजना के तहत जो है देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा और इसमें 1 करोड़ डाटा सेंटर्स भी खोले जाएंगे। देश भर में जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है उसको सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस के थ्रू वाईफाई नेटवर्क की स्थापना करेगी और आगे पहुंचाएगी। तो इसी के साथ जो है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए सोर्सेस लाते रहे, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।